नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आप देख रहे हैं जी मीडिया। आज दिन रविवार का है, लेकिन पूरी सरकार एक्शन मोड में है। पूरी सरकारी मशीनरी हो या वो लोग जिनको हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, पुलिस वाले हो, सफाई कर्मचारी हो, नर्सिंग स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, जिनको हमने आज के भगवान के तौर पर देखा, खासतौर पर सरकारी डॉक्टर्स, मैं उनकी सराहना करूंगा। और वो पुलिस के जवान जिन्होंने कानून के हाथ काटने वालों को जवाब दिया और अपना कटा हुआ हाथ ले जाकर जोड़ने के लिए डॉक्टरों को दे दिया, ऐसे तमाम हीरोज को हम सलाम करते हैं। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, देश के केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। संडे का वक्त है, लेकिन सरकार पूरे फोर्स के साथ अपने काम में जुटी हुई है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूरे देश की निगाहें इस वक्त आपके मंत्रालय पर है, आपके महकमे पर है, क्योंकि दो मंत्रालय आपके पास हैं। एक मंत्रालय है कृषि मंत्रालय, जो किसानों से जुड़ा हुआ है, और वो अन्नदाता जिसने ऐसे संकट में लोगों को भूख से परेशान नहीं होने दिया, अन्न के भंडार भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ आपके पास पंचायती राज मंत्री का भी दायित्व है। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को और पंचायत की व्यवस्था से जुड़े देश के उस व्यक्ति को जो आखिरी नहीं पहली सीढ़ी में कहूंगा, पहली सीढ़ी पहले पायदान पर बैठे हुए, क्योंकि जिन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां, जिन्होंने बड़े बड़े हवाई जहाज, जिन्होंने बड़े बड़े होटल बनाए, वो आज घरों में कैद हैं और खुली सांस लेने के लिए उनको बहुत छटपटाहट हो रही है। नरेंद्र सिंह जी, आपका संदेश खासतौर पर जय किसान और ऐसे लोगों के लिए जो जवानों की तरह सड़क पर उतरे हुए हैं मैदान में। दिलीप भाई, बहुत धन्यवाद। आपने इस समय मुझे अपने साथ जोड़ा। हम सब कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पूरे देश में इस समय सभी लोग अपने आप को सदमे में महसूस करते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संदेश दिया है, कोरोना से बचाव करना है, कोरोना से डरना नहीं है जी। और इसीलिए आपने देखा होगा, लॉकडाउन के बने रहते हुए भी किसानों के प्रति और गरीब के प्रति जो भारत सरकार की प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा सिर्फ दोहराया ही नहीं गया, उसका प्रकटीकरण क्रियान्वयन के रूप में हुआ है। हम सब जानते हैं कि जब लॉकडाउन की स्थिति बनी है, यही समय है जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश भर में फसल आ गई थी, कटने को खड़ी थी और लॉकडाउन की स्थिति थी। लोगों को लगता था पता नहीं फसलों का क्या होगा, किसान की क्या दुर्दशा होगी, तमाम सारे कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने इस अवस्था में भी कृषि के क्षेत्र में फसल कटाई को अलाउ किया और फसल कटाई के लिए किसान, मजदूर और हार्वेस्टर इत्यादि को अनुमति प्रदान की। इसी का परिणाम है कि आज देश भर में दलहन और तिलहन की कटाई पूरी हो चुकी है। गेहूं की कटाई बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। पंजाब और हरियाणा जैसे हमारे प्रांत हैं जहां गेहूं की बुवाई देर से होती है, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ कटाई भी देर से 10 अप्रैल के आसपास प्रारंभ होती है। उन राज्यों में भी कटाई प्रारंभ हो गई है और साथ ही साथ जब किसान की फसल कट जाती है तो उसके सामने खरीद का विषय विद्यमान रहता है। खरीद हो सके इस दृष्टि से केंद्र सरकार ने खरीद को भी अनुमति दी। केंद्र सरकार की एजेंसियां नेफेड और एफसीआई उनको तैनात किया। नेफेड दलहन और तिलहन की खरीद कर रही है, एफसीआई राज्यों के साथ मिलकर गेहूं की खरीद कर रही है। इस प्रकार से
किसान का जो उत्पाद है वह समर्थन मूल्य पर खरीदा जा सके, यह काम प्रारंभ हो गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करते हुए और हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है वायरस से बचने के लिए, उस एडवाइजरी का पालन करते हुए खरीद का काम भी देश में तेज़ी से प्रारंभ हो गया है। इस समय स्वाभाविक रूप से दो विषय लोगों के ध्यान में आते हैं, एक मज़दूरों का संकट और दूसरा परिवहन का संकट। तो सामान्यतः हम सब के ध्यान में है कि फसल कटाई के समय में मज़दूरों का अभाव तो रहा, लेकिन किसान ने विकल्प खोज लिया और मशीन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया। इसलिए फसल कटाई में कोई भी संकट आज भारत के किसान के सामने विद्यमान नहीं है। जहाँ तक परिवहन का सवाल है, इस परिवहन के सवाल को हल करने के लिए गृह मंत्रालय ने अब ढील दे दी है। इसलिए कृषि उत्पाद की आवाजाही पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। लेकिन एक बात थी कि लॉकडाउन जब घोषित हुआ तो ट्रक कहीं था, ड्राइवर कहीं था, ट्रांसपोर्टर कहीं था और व्यापारी और किसान उससे दूर थे और इसलिए उनका समन्वय नहीं हो पा रहा था। केंद्र सरकार ने इसे अपना दायित्व समझा और हम लोगों ने किसान रथ हेल्प डेस्क लॉन्च किया है। जी, मैं नरेंद्र सिंह जी यही पूछ रहा हूँ, से अधिक वाहन यही पूछ रहा हूँ बस प्रकार के जुड़े हैं। जी, मैं यही सवाल मैं किसानों के लिए पूछ रहा हूँ आपसे, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो सुन रहे हैं, मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं किसान हूँ, नरेंद्र सिंह जी, मैं अगर किसान हूँ, मैं अगर किसान हूँ और आप भी अगर किसान हैं, तो आपको दो चिंताएं पहले होनी है। एक तो ये चिंता है कि मजदूर नहीं है, मशीनरी तो है, तो हम पुराने युग में लौट गए, मशीनरी है लेकिन मजदूर नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं जिसको हम कहते हैं। तो मेरे गांव से जो खबर आई, जबलपुर के पास जो मेरा गांव है, गोसलपुर या सिहोरा मैं कहूँ, सिहोरा तहसील है, तो वहां से खबर आई कि हार्वेस्टर खड़े हुए हैं, कंबाइन खड़े हुए हैं, थ्रेशर लगे हुए हैं, मजदूर सब गायब है डर के मारे। तो हमने उनको कहा कि आप डॉक्टर्स की टीम के जरिए उन तक ये संदेश पहुंचाइए कि कोरोना घर में घुस के नहीं मारेगा आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो सरकार ने ऐसा क्या मैकेनिज्म बनाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, लोग रेडियो सुन लेते हैं, तो आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाएंगे? लोग टीवी भी देख रहे हैं, अच्छी बात है कि वो टीवी के जरिए पहचान में आ जाते हैं, लेकिन जब देश के केंद्रीय कृषि मंत्री जब बोलेंगे तो वो ज्यादा यकीन करेंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कई चीजें वायरल हो जाती हैं, कई आदमी परेशान रहता है, कई डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन किसान ऐसा है जो चाहे कितना मुश्किल हो, बर्फ पड़े, पानी पड़े, ओले पड़े, तबाही हो, वो वैसे ही सुरक्षित रहता है, बेचारा अपना काम करता रहता है भगवान के नाम पर। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो किसान जो डर रहे हैं खेतों में जाने के लिए मजदूरों के साथ, उनको आप क्या कहेंगे कि आप जाइए, ऐसा कोई संकट नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी मोबाइल यूनिट्स आपके भेजेंगे जांच कराने के लिए, क्योंकि गांव में साहब इलाज की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। शहर में तो वैसी हालत ठप है, प्राइवेट वाले भाग चुके हैं, सरकारी वाले मैदान में। दिलीप जी, मैं आपके माध्यम से किसान मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि लॉजिस्टिक की अब प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जैसा पहले बताया कि किसान रथ हेल्प डेस्क हमने लॉन्च किया है, इसमें 5 लाख से अधिक वाहन जुड़े हैं। ये 3 प्रकार के वाहन हैं, बड़े वाहन हैं, मंझोले वाहन हैं, छोटे वाहन हैं। इससे फार्म से मंडी, मंडी से वेयर हाउस या अंतर्राज्यीय आवाजाही भी कृषि उत्पाद की हो सकती है। इस हेल्प डेस्क का फ़ायदा किसान, व्यापारी सभी उठा सकते हैं। यह अनुरोध मैं उनसे करना चाहता हूँ। जहाँ तक किसान के डरने का सवाल है, तो मैं आपके माध्यम से सभी किसान मित्रों से अनुरोध करना चाहता हूँ, कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना एकदम हम पर आक्रमण करने वाली बीमारी नहीं है। इसीलिए लॉकडाउन की स्थिति में सामाजिक दूरी बनाए रखने का पुरजोर आग्रह किया है। इसलिए कोई व्यक्ति हार्वेस्टर चलाए, उसको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। 4-6 फीट की दूरी पर फसल कटाई का काम करे तो उसको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह ज़रूरी है कि हम लोग मास्क का उपयोग करें अपनी सुरक्षा के लिए,
सैनिटाइजर का उपयोग करें, हाथ धोने के लिए साबुन का उपयोग करें। इसलिए किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे ये कहते हुए निश्चित रूप से गौरव है कि कोरोना की इस परिस्थिति में भी किसान भाइयों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि आज देश के तमाम सारे सफाई कर्मचारी लाखों की तादाद में देश में सफाई करने का काम कर रहे हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपने जीवन को भी संकट में डाल के पूरा सेवा करने का काम, इलाज करने का काम कर रहे हैं। पुलिस के कर्मचारी जगह जगह व्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, वह भी घर से बाहर निकलकर जिन लोगों के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है उनको भोजन पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो पथ्य और परहेज बताए गए हैं उन पथ्य परहेज को पालन करते हुए कृषि कार्य को पूरी तरह आप अंजाम दें। और कोई भी तकलीफ आए तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय में जो कंट्रोल रूम है उसमें आप अपनी तकलीफ बताएं। हम सब प्रकार से सहायता करने के लिए राज्य सरकार से बात करेंगे, जिला प्रशासन से बात करेंगे। कोई भी परिस्थिति से निपटने के लिए आप भी तैयार रहें और हम भी पूरी तरह तैयार हैं। नरेंद्र सिंह जी, आप किसान हैं, आपने किसानी की है और मुझे तस्वीरें तो नहीं पता क्योंकि आपके इलाके में मुझे जाने का मौका कम मिलता है और डर भी लगता है। भिंड, मुरैना, चंबल का इलाका है और आपके रहते खैर मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि आपका नाम लेके कई जगह काम हो जाता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे याद है कि बचपन में जब मैं अपने गाँव जाता था तो मेरे दादाजी कहते थे कि हम कटाई नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग बड़े घरों से हैं या मजदूरी कटाई करता। तो मैंने कहा कि ये हंसिया से क्यों काटते हैं इसको, तो हंसिया बड़ा तेज होता था और फसल की कटाई होती थी तो हम लोग शौक में हंसिया की कटाई करते थे। आज हालत ये हो गई है कि ना तो हंसिया बचे हैं और ना काटने वाले बचे हैं। एक और सिस्टम है, जैसे कहा जाता है कि गमछा आपके पास नहीं है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई गमछा लगा लो। तो गमछा तो पहचान किसान की है, आपकी पहचान है क्योंकि आप नेता हैं। तो गमछा अब जरूरत बन गया है, स्टेटस सिंबल भी बन जाएगा कुछ दिन में। एक बार फिर लौटाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसान का इम्यून सिस्टम यानी उसकी जो क्षमता लड़ने की वो इतनी मजबूत है कि ना तो विटामिन की कमी होती है और ना कोई बीमारी उसको जल्दी होती है क्योंकि वो हर मौसम में परिस्थिति में वो फिट हो जाता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपके कृषि मंत्रालय तो आपका दायित्व केंद्र का है, आप केंद्र के हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है, जो समझदार नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, जिनके पास मैकेनिज्म नहीं है, हम आपसे आग्रह करते हैं कि हम रोज सुबह और रोज शाम जितनी हमारी हैसियत है, हमको लगभग 10 करोड़ लोग देखते हैं इस वक्त, आपको देख रहे होंगे, उन 10 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ भी किसान होंगे तो हम उनका भला करने के लिए तैयार हैं। और हम चाहते हैं कि आपके अफसरान, आपके कोई एक्सपर्ट्स, आपके कोई और भी सहयोगी आना चाहें तो रोज सुबह शाम हम रिकॉर्डिंग उनकी सुविधा से करके चला देंगे कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने ये आपके लिए किसान जो है रथ बनाया है, ऐप है वो, इसमें जाइए। अगर आप नहीं जा सकते अपने लड़के से सीखिए, आप नहीं जान सकते कोई पढ़ा लिखा होगा। मैं आपको एक ऑफर कर रहा हूं, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि जब पूरा मीडिया आपके साथ मिलकर गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले पहुंच जाए और किसानों को समझाना शुरू कर दे, क्योंकि हालांकि किसान सबसे समझदार माना जाता है। नरेंद्र सिंह जी, मैं समझता हूँ दिलीप भाई आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है और इसलिए लगातार हम कोशिश करते हैं कि राज्यों के माध्यम से और जिला प्रशासन के माध्यम से व्यवस्था नीचे तक पहुँचे। और इस दिशा में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी मैं 1 हफ्ते पहले देश भर के सभी कृषि मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा किया। हमारे अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों से बात करते रहते हैं, लगातार उनके संपर्क में हैं। और मुझे लगता है कि राज्य का जो अमला है वह नीचे तक इस खबर को पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है और किसान हमारा बहुत ही क्षमतावान भी है और जागरूक भी है। सामान्य तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि आज के परिवेश में यह मानने का कोई कारण नहीं है कि कोई भी बात केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने तय की तो वो किसानों तक नहीं पहुंची। किसान जागरूक है और कृषि मंत्रालय की दृष्टि से हम लोग लगातार
इस बात को की कोशिश करते रहते हैं कि सही एडवाइस किसानों के पास पहुंचे। इस मामले में एक निरंतरित प्रक्रिया कृषि मंत्रालय में बनी हुई है कॉल सेंटर की, जो अभी से पहले से ही जारी है, जिसमें 15 से 20 हज़ार किसान प्रतिदिन ट्रैवल करते हैं। इस प्रकार की चर्चा भी अगर आती है तो इसका भी जवाब दिया जाता है और मौसम इत्यादि की जानकारी और बाकी फसल कटाई के समय, बुवाई के समय उनको क्या क्या करना चाहिए और हम उनको कैसे सहयोग कर रहे हैं, इस मामले में जवाब देने का एक क्रम जारी है। और इस दौरान मैंने भी आप सबके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से इस बात की कोशिश की है कि जो सरकार के निर्णय किसान और गरीब के हित में हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुँचें। और जो सुझाव आपने बताया तो उसको भी मैं अधिकारियों से कहूँगा कि वो आपके संपर्क में आएँ और इस बात को और लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न करें। नरेंद्र जी, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके खेत में कटाई की स्थिति क्या है? कटाई हो गई, गहाई हो गई, मंडियों तक पहुंचने का इंतजाम हो रहा है? क्योंकि आपके परिवार के लोग या आपके समर्थकों के पास से कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि सब माहौल ठीक है एकदम? मेरे जिले में मैं बात करता रहता हूं किसानों से, तो दलहन और तिलहन तो पूरी तरह कटाई हो चुकी है और सरसों की खरीद प्रारंभ हो गई है। गेहूं की खरीद के लिए भी जिला प्रशासन ने क्रय केंद्रों की व्यवस्था कर दी है। जिन जिन क्षेत्रों में गेहूं की रास आ गई है वहां गेहूं की तुलाई भी कुछ मात्रा में प्रारंभ हो गई है और 2-4 दिन में ये तेजी पकड़ेगी। बारदाना पर्याप्त है किसानों के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत थी? बारदाने की दिक्कत निश्चित रूप से, स्वाभाविक रूप से ऐसे समय पर रहती है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति थी तो पश्चिम बंगाल में भी जूट के सभी कारखाने बंद थे। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने उनको भी चालू करने का आदेश दिया। जो बारदाना बना हुआ था वो कुछ आ गया है, कुछ रास्ते में है और मुझे लगता है बारदाने की कमी को पूरा करने में हम लोग सफल हो सकेंगे। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो सवाल उठाया था पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, उन्होंने कहा था कि हमारे पास इतना माल भरा पड़ा है, हमने केंद्रीय सरकार से आग्रह किया कि आप इसको खाली कराइए गोडाउन को, क्योंकि हमारा माल आगे हम रखेंगे कहाँ। और मौसम बिल्कुल अचानक मिजाज बदल रहा है और दूसरा ये मतलब हवाएं तेज आ रही है, अंधड़ आ रहा है, तो किसान की फसल जो है कटने के बाद मंडी में जाने से पहले ही बर्बाद होने की स्थिति में आ गई है कई जगह पे। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि राज्यों का मसला है, ये राज्यों के अंडर में आता है, हमारा संविधान कहता है कि राज्य से निपटेंगे, लेकिन जिस तरह से आपकी सरकार, आप लोग कहते हैं कि उनकी डबल इनकम की जाए, आप तमाम तरह के एफर्ट कर रहे हैं। एक संकट कोरोना का है, दूसरा संकट बारदाना का है, तीसरा संकट ये है कि माल पहले से भरा पड़ा है, तो कैसे इससे आप लोग निपट पाएंगे? जहाँ तक खरीद का मामला है, इस मामले में हम लोगों ने आग्रह किया है कि खरीद केंद्र की संख्या बढ़ाई जाए और खरीद को विकेंद्रित किया जाए। जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में वैसे भी जो रजिस्टर्ड किसान है उसको SMS करके ही बुलाया जाता है, तो इसलिए खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है और भीड़ न लगे खरीद केंद्र पर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे, उस हिसाब से खरीद करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा, हम लोगों ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है कि ये आपात स्थिति है और इसमें हमको मंडी एक्ट से छूट देना चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए, कि किसान को जब भी कोई खरीदने वाला मिले तो वो किसी भी स्थान पर अपना उत्पादन बेच सके। कई राज्यों ने इस एडवाइजरी के तहत काम करना प्रारंभ कर दिया है, वहाँ निश्चित रूप से सुविधा है, लेकिन खरीद को विकेंद्रित किया गया है जिससे कि कम समय में अधिक खरीद हो सके और अधिक किसान कवर हो सके। नरेंद्र सिंह जी, एक सवाल और जो सबसे ज्यादा वो उठ रहा है वो ये है कि केंद्र सरकार से आर्थिक मदद मांगने वालों की बड़ी राज्यों की संख्या बढ़ी है, वो आपके शासन वाले राज्य हो या दूसरे राज्य हो जहां पर कांग्रेस और विपक्ष की सरकारें हैं, आपके विरोधी जो हैं, वो कह रहे हैं कि केंद्र को दिल खोलकर इसमें मदद करना चाहिए। ना तो GST का शेयर मिल पा रहा है, ना वो किसानों की मदद कर पाएंगे, ना उनके किसान जो हैं
वो अगर मुसीबत में आए तो वो फंड जो है वो उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनकी हालत खराब है, तो वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप केंद्र से फंड जारी करो, हम किसान की पूरी मदद करेंगे। देखिए, दरअसल अर्थव्यवस्था के चक्र को आप समझते हैं, इसलिए और जो राज्य मांगते हैं वो भी उस परिस्थिति को समझते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कहना चाहता हूँ जी कि ग्रामीण क्षेत्र में पैसा रहे, इस बात के पर्याप्त प्रबंध केंद्र सरकार ने किए हैं। पिछले दिनों जब ये परिस्थिति खड़ी हुई तो 8.5 करोड़ किसानों को 17,551 करोड़ रुपया पीएम किसान योजना के माध्यम से किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया गया। जिन किसान बंधुओं का फसल बीमा का पैसा बकाया था उनको 3,242 करोड़ रुपया फसल बीमा का भुगतान किया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 32 करोड़ लोगों ने अकाउंट खोले थे, जिसमें 20 करोड़ 40 लाख हमारी बहनों के अकाउंट थे। इन बहनों के अकाउंट में 500 रुपए की 2 किस्त में पैसे देने थे, तो उनके अकाउंट में एक किस्त 10,000 करोड़ रुपए की पहुंच गई है। मनरेगा के अंतर्गत जो राज्य के श्रमिकों का बकाया था वो 7,000 करोड़ रुपया 7,300 करोड़ रुपया हम लोगों ने डिस्पर्स करके उनके अकाउंट में भेज दिया है, और साथ ही साथ 33,000 करोड़ रुपए की मनरेगा में काम की स्वीकृतियां भी हम लोगों ने प्रदान कर दी हैं। मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिमूलक कार्य चल रहे थे, लेकिन अभी कल ही मैंने ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ बातचीत की है। लॉकडाउन 2 के बाद जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें मनरेगा के काम को, प्रधानमंत्री सड़क के काम को, प्रधानमंत्री आवास योजना के काम को और सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो भूमिका है, इन सब को अलाउ कर दिया गया है। इसलिए मैंने ग्रामीण विकास मंत्रियों को कहा है कि सड़क के पैसे आपके पास हैं, आप उस पर काम शुरू करिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 करोड़ 21 लाख मकानों की स्वीकृतियां हमने प्रदान कर दी हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है, वो ग्रामीण क्षेत्र को हम रिलीज कर रहे हैं जैसे जैसे राज्य मांग रहे हैं। और 33,000 करोड़ रुपए की जो स्वीकृति मनरेगा में दी है, उसमें हमने सभी राज्यों को कहा है कि वो जिले तक वीसी करें और जिले में जिला अधिकारी और इरिगेशन के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक करके मजदूरों को रोजगार मिले, यह सुनिश्चित करें। और साथ ही साथ जल संरक्षण को प्राथमिकता मई जून के महीने में दें, जिससे हम आने वाले कल में जल संकट से भी निपट सकें और मनरेगा के माध्यम से लोगों के रोजगार की भी उपलब्धता हो। तो मैं समझता हूँ, ये तो मैं अपने डिपार्टमेंट का बता रहा हूँ, बाकी एग्रीकल्चर की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पैसा जाने वाला है, ये सारा का सारा पैसा केंद्र सरकार के माध्यम से ही नीचे तक लोगों के पास पहुंच रहा है। और ये भी एक तौर से राज्य को सहायता है। बाकी जो पैसा दिया जा सकता है वो भी देने का प्रयास किया जा रहा है। लॉकडाउन की स्थिति में SDRF का पैसा जो हम देते थे उसमें से इस आपदा में खर्च करने की उनको अनुमति प्रदान की गई है। 11,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को रिलीज किया है, और भी आगे आवश्यकता पड़ेगी तो समय समय पर केंद्र सरकार निर्णय करती रहेगी। हम बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तोमर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारे नायक हैं वो बदल रहे हैं। नायक जो है वो फिल्मी सितारे जो थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, अब वो अपने घरों में पसीना बहा रहे हैं, और किसान को, जवान को, डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को और आप जैसे देश के जो राजनेता हैं उनको पसीना बहाने के लिए बहाना नहीं चाहिए, जिम नहीं जाना है, नेचुरल कोर्स में प्राकृतिक तौर पर पसीना बहता है। तो आप क्या कहेंगे कि लॉकडाउन ने एक अच्छा संकेत भी दिया है
कि भैया हमको खाना पचाने के लिए जिम नहीं जाना है, हमको तो खेत जाना है, पार्लियामेंट जाना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, उनकी शादी में जाना है, उनके यहाँ खुशी में जाना है, उनके यहाँ दुख में जाना है और दिन भर दौड़ना है। पसीना बहाने के लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतवर्ष की कुछ विशेषताएं हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में भारत खड़ा रह सकता है। यह हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे देश के जवानों ने एक बार नहीं अनेक बार सिद्ध करके दिखाया है। आज कोरोना वायरस का संकट है, इस महामारी से सबने बचना है, यह ज़रूरी है। बचने के लिए जो आवश्यक पथ्य और परहेज हैं वो सबको पालन करने चाहिए और साथ ही साथ हमको जहाँ हम बैठे हैं वहाँ हमको यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि देश का कामकाज रुके नहीं। इसलिए आप सब ने अनुभव किया होगा कि लॉकडाउन था, ऑफिस लोग न जाएं, भीड़ न बढ़े, यह निर्देश भी थे। मंत्रालय में आज भी छोटे कर्मचारियों की आवाजाही नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी मंत्री हों, सेक्रेटरी हों, प्रधानमंत्री कार्यालय हो और जो कंसर्निंग ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ये लगातार अपने अपने काम के लिए दिन बदल बदल कर आते रहे और इतने सारे कृषि के क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के, बैंकिंग सेक्टर के तमाम सारे जो निर्णय हुए हैं वो लॉकडाउन की स्थिति में ही हुए हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि जब संकट का काल हो तो हम अपने को सुरक्षित रखें। संकट के काल में जिन योद्धाओं का सम्मान करना है हम उनको सलाम करना भी नहीं भूलें। संकट के काल में हमारा अपना क्या दायित्व है, इस दायित्व का भी हम पालन करते रहें। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में 7 बातें लोगों से कही थी और मैं समझता हूँ उन 7 बातों को लोगों ने अंगीकार किया। ये 7 बातों का भी पालन अगर हम कर रहे हैं अपने घर में, परिवार में, समाज के साथ, तो निश्चित रूप से हम अपने दायित्व का ही पालन कर रहे हैं। जो व्यक्ति केंद्र सरकार में है वो अपना दायित्व निभा रहा है, जो अस्पताल में डॉक्टर है वो अपना दायित्व निभा रहा है, जो सफाई कर्मचारी है वो अपना दायित्व निभा रहा है, राज्य के अफसर हैं वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, व्यापारी हैं सप्लाई चेन न टूटे इस दृष्टि से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, किसान जो है खेत में काम करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। यही तो भारत की विशेषता है कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी आ जाए तो भारत उस चुनौती का न सिर्फ सामना करने को तैयार है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। यह संकेत सारी दुनिया को इस दौरान भी मिल चुका है। नरेंद्र सिंह जी, 2 सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट है इस समय कि घर में रहकर हमको सिर्फ 2 चीजें चाहिए थी, खाना मिल जाए और पानी मिल जाए और घर में हम सुरक्षित रहें। बाकी बहुत सी चीजें मिले ना मिले, गाड़ी घोड़ा सब अपने घरों में बंद हैं, धूल खा रहे हैं, काम वाले नहीं आ रहे तो खुद ही काम करिए, आप सफाई करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो हमने देखा कि वक्त के हिसाब से आदमी बदल जाता है और कईयों ने तो घर से नौकरों को इसलिए जाने के लिए कह दिया कि भाई तुम घर जाओ, अपने सुरक्षित रहो, हम भी सुरक्षित रहेंगे, हम घर में काम कर लेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो किसान जो सब्जी पैदा कर रहा था, क्योंकि हमने दाल का इंतजाम कर लिया, चनों का, दलहन तिलहन का इंतजाम हो गया और बाकी चीजें हो गई तो दाल रोटी मिल जाएगी, लेकिन सब्जी पैदा करने वाला किसान जिसकी सब्जी के लिए संकट खड़ा हुआ, हालांकि एक मैकेनिज्म था, सरकार ने छूट दी थी जगह जगह, तो सब्जियों का आवागमन बढ़ा है, लेकिन कई किसान मजबूर हैं, उन्होंने खेत में जानवरों को छोड़ दिया है। सब फसल जो है वो ना तो उसको सब्जी को तोड़ने के लिए तैयार है, ना मंडी ले जाने के लिए तैयार है, और उनकी हालत ये है कि वो कहते हैं साहब कि इसका कोई फायदा नहीं है,
ना तो हम किसी के घर पहुंचा पाएंगे, ना कोई हम बेच पाएंगे। तो कई जगह से तस्वीरें आई, छत्तीसगढ़ से आई, मध्य प्रदेश से आई, पंजाब से आई, हरियाणा से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, क्योंकि ये गलती ना तो केंद्र सरकार की है ना राज्य सरकारों की। हालात ऐसे हैं, क्या करें अब। लेकिन हमने ऑनलाइन डिलीवरी तक देखी है। हमारे घर में अगर हम टमाटर भी मंगाते तो ऑनलाइन आता है। ये किसान कब ऑनलाइन हो जाएगा हमारे लिए? ऐसा कोई मैकेनिज्म बनेगा तोमर साहब? देखिए, इस परिस्थिति में निश्चित रूप से मैं इससे इनकार नहीं करता कि सब्जी उत्पादन करने वाले किसान और फल का उत्पादन करने वाले किसान को निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन आप सब ने यह भी अनुभव किया होगा कि सब्जी का संकट पूरे देश में कहीं खड़ा नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ भी सब्जी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिलती रही। लेकिन यह सच है कि परिवहन की आवाजाही कम होने के कारण जितनी मात्रा में सब्जी आना चाहिए थी उतनी शहरों में नहीं आई। तो लोगों ने थोड़ी कम थी तो उसमें काम चलाया, 2 सब्जियां आई, 2 नहीं आई तो उसमें काम चलाया। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से हम देखें तो एक फ़ायदा इसमें भी दिखाई दे सकता है सकारात्मक दृष्टि से कि गांव में सब्जी का उत्पादन होता था और सारी सब्जी सवेरे ट्रैक्टर में भर के मंडी में आ जाती थी और ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी का संकट रहता था। लेकिन इस बार जो सब्जी मंडी नहीं आ पाई उसकी उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में रही, तो गांव के नागरिक भी बड़े अच्छे से सब्जी सस्ते दामों पर ले सके और उसका उपयोग कर सके। फलों के जो किसान हैं वो निश्चित रूप से, क्योंकि फल हुआ, सब्जी हुआ, इन चीज़ों की जो है जीवन ज़्यादा नहीं होता, 2, 4, 5, 10 दिन में ख़राब हो जाते हैं तो नुकसान होता ही है। तो फलों के जो किसान हैं उनको परेशानी हुई क्योंकि बीच में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं एक दिन महाराष्ट्र के किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहा था। बात करते में उन्होंने मुझे अपना व्यथा को व्यक्त किया, मैंने भी उनसे काफ़ी डिस्कशन किया और उसी दिन हम लोगों ने 2 काम किए। एक तो फलों के परिवहन की व्यवस्था सुगम हो और उस व्यवस्था को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए। उसी दिन हमारे रेल मंत्री जी ने 36 रेलों को टाइमिंग्स के हिसाब से फल कहाँ से आएगा, खाद्यान्न कहाँ से आएगा, दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, इनका आवागमन अवरुद्ध न हो तो टाइम टेबल बनाकर 36 ट्रेनों को शुरू किया जिससे कि यह आवागमन बढ़े। लेकिन बावजूद इसके सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए MIS स्कीम को भी हम लोगों ने उसी दिन लागू कर दिया। किसानों की बात सुनकर शाम को ही उसके आदेश निकालकर राज्यों को दे दिए। ये MIS स्कीम ऐसी है कि जब फलों के दाम मार्केट में कम हो जाते हैं और किसान नुकसान की स्थिति में होता है, उस समय बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उसमें हस्तक्षेप करती है। इस योजना को भी हमने लागू कर दिया है और इसमें जो नुकसान होता है वो राज्य आधा और केंद्र आधा, ऐसे करके हम लोग उस नुकसान की भरपाई करते हैं। तो फलों के किसानों के लिए इस स्कीम को भी लागू कर दिया है और इस स्कीम का लाभ राज्य और किसान मिलकर उठा रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, इस समय हमारा एक मकसद है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय अगर कोई है तो वो मजदूर है और किसान है। और जवान तो देश की सीमा पर भी है, पाकिस्तान को भी जवाब दिया जा रहा है। और अंदर जो जवान हैं वो पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं, वो कोरोना से बिना डरे हुए लोगों को समझाने के लिए दिन रात सड़कों पर है। लेकिन एक तस्वीर देखिए आप, पंजाब के कई इलाकों में बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं। तैयार फसल खराब होने से किसानों में निराशा दिख रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर कानपुर से भी आई है, यानी पंजाब के बाद यूपी। अचानक बदले मौसम ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बेमौसम आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने खड़ी हुई गेहूं की फसल पर भारी तबाही मचाई है। नरेंद्र सिंह जी, जरा ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, फिर आपके पास हम आते हैं।
ये दो तस्वीरें हैं नरेंद्र सिंह जी, एक कानपुर की तस्वीर है, एक पंजाब की तस्वीर है। फसल गेहूं की है, आंधी तूफान की वजह से जमीन में बिछ गई है। किसान तो हालांकि हर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा कर लेता है। फसल चाहे गेहूं की बालियां जमीन पर आप देख रहे होंगे खेत में लेटी हुई हैं, किसान बैठा हुआ है। ये बालियां जो हैं जो खड़ी हुई हैं वो लहरा रही हैं, ये बता रही हैं कि किसान फिर खड़ा हो जाएगा। ये तस्वीरें देखिए आप। अगर आप हिंदुस्तान में एक व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हम ये गुजारिश करेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑनलाइन डिलीवरी लेने वाले अगर हम लोग घरों में बैठकर इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको तकलीफ समझ में आएगी किसान कितना परेशान है। मौसम की मार झेलता है, व्यवस्था की मार झेलता है, दलालों से परेशान होता है, मंडी में जाता है तो मुश्किल होती है। सरकार ने मैकेनिज्म बताया है, लेकिन व्यवस्था चलाने वाले हम आप लोग हैं जो किसान की उस मुश्किल को नहीं समझ पाते हैं। तो तस्वीरें देख लीजिए। नरेंद्र सिंह जी के पास वापस चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, आप किसान के बैकग्राउंड से आते हैं। मुझे ये सौभाग्य है कि मैं उस परिवार से हूं जहां आज भी लोग किसानी करते हैं। मैं आधिकारिक तौर पर किसान नहीं हूं क्योंकि मैं पत्रकार बन चुका हूं, लेकिन मेरे जमीन मेरे नाम पर भी मेरे पूर्वजों ने कर रखी है। मेरे पिताजी ने मुझे जमीन दे रखी है कि ये तुम्हारा हिस्सा है। मैं समय समय पर जाता हूं, देख लेता हूं कि अपने खेत हैं। ये बात मैं जो आपसे पूछ रहा हूं कि खड़ी हुई बालियां या अधपकी बालियां खेत में बिछ चुकी है। अब जब ये फसल काटेंगे, गहाई करेंगे तो इसका जो दाना है वो काला हो जाएगा या उसकी चमक खत्म हो जाएगी या वो सड़ जाएगा। तो अब वो किसान क्या करे? देखिए दिलीप जी, आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसान कितना भी परिश्रम करे, सरकारें कितने भी उसके हित में योजनाएं बनाएं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान को प्रकृति पर निर्भर रहना ही पड़ता है। किसानी के क्षेत्र में सरकार का निवेश बहुत है। आप देखेंगे तो अकेले पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में डालने का काम भारत सरकार करती है। किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाती है और 2 रुपये किलो में गेहूं लोगों को वितरित किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो फर्टिलाइज़र पर लगभग एक बोरी पर 1,000 रुपए की सब्सिडी किसानों को प्रदान की जाती है। उन्हें अच्छा खाद मिले, अच्छा बीज मिले, अच्छी एडवाइजरी मिले, समय समय पर मौसम की उनको जानकारी दी जाए, उनको बाज़ार मिले और सब प्रकार की सुविधाएं देने के बावजूद भी अगर प्रकृति नाराज़ हो जाए तो सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं और किसान का परिश्रम धरा का धरा रह जाता है। इससे बचने के लिए फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह कोशिश की जाती है कि किसान को राहत पहुंच सके और उसको नुकसान की भरपाई हो सके। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, जब मोदी जी सरकार में आए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा को उन्होंने परिवर्तित किया और इस योजना में फिर दोबारा से अभी परिवर्तन हुआ जो खरीफ की फसल से शुरू होगा। विगत 2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फसल बीमा के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसान से प्राप्त हुआ और नुकसान की जो भरपाई है वो 58,000 करोड़ रुपए की गई। उसके बाद भी कुछ किसान संगठनों को शिकायत थी कि इसको स्वैच्छित किया जाना चाहिए, बाकी और परिमार्जित किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने उसमें और सुधार किया है और जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया कि पिछले वर्ष का बहुत सारे किसानों को फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिल पाया था, तो लॉकडाउन के इन्हीं दिनों में 3,242 करोड़ रुपया अभी हम लोगों ने भुगतान किया है। और हमारी कोशिश रहती है कि इस प्रकार की जो आपदाएं हैं उन आपदाओं में फसल बीमा योजना के माध्यम से लोगों को राहत मिले
और राज्य भी आरबीसी के अंतर्गत जो नुकसान की भरपाई कर सकते हैं वो राज्य भी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यह सही है कि किसान के साथ ये स्थिति जुड़ी हुई है कि वो पूरा परिश्रम करता है, उसके बावजूद भी अगर प्रकृति नाराज़ हो जाती है तो उसको नुकसान झेलने के लिए बेबस होना पड़ता है। नरेंद्र सिंह जी, एक तस्वीर और मैं आपको दिखा दूं कि बैतूल में, मध्य प्रदेश में बैतूल में ये सब्जियां जो है खेतों में खराब हो रही हैं। जिले के सुरगांव, खड़ला में सब्जी उत्पादक किसान सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ जो स्थिति है वो ये बताती है कि प्रकृति नाराज है, लेकिन किसान परेशान नहीं है, क्योंकि वो जानता है निपटना पड़ेगा। या तो सब्जी फेंक दे रहे हैं या जानवरों को खिला दे रहे हैं। आपने कहा कि गाँव में भी लोग आजकल खा ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जैसे नौकरी पेशा लोग, आप जैसे राजनेता, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के जो मालिकान हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग हैं, वो क्या व्यवस्था बदलने में किसानों की मदद कर सकते हैं? आपकी सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इनकी आय को दोगुनी करना है। सब तरह की मार इनको पड़ती है। ये प्रकृति नाराज हो जाए तो वो मार है, बीमा कंपनियां इनसे प्रीमियम लेती हैं, इंश्योरेंस के लिए चक्कर कटा कटा के इनके जूते चप्पल वैसे ही घिस जाते हैं। दलालों का अलग खेल है, साहूकारों का अलग खेल है। आपकी मंशा पर सवाल नहीं है, राज्यों के नियत पर सवाल नहीं है, बट सवाल यह है कि जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, विरोध भी झेलना पड़ा, विरोधी सवाल उठा रहे हैं, ताली थाली की बात करने पर सवाल उठा रहे हैं, मोमबत्ती दिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम साफ कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं। प्रधानमंत्री जो करेंगे, गलत करें सही करें, हम देश के साथ हैं। अगर वो देश के साथ खड़े हैं तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। मोरल डाउन करने वालों के साथ हम नहीं हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं लॉक हैं, हम डाउन नहीं है नरेंद्र सिंह जी, और हम हैं इंडिया वाले। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एक किसान पुत्र के रूप में, एक राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक किसान हितैषी नेता के तौर पर, आपको नहीं लगता कि अव्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत पड़ गई है? क्यों? क्योंकि सबसे जो पीड़ित है, सबसे जो परेशान है वो किसान है। आप बार बार कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री का एजेंडा है, उन्होंने आपकी जो ये फसल बीमा योजना है उसमें तमाम परिवर्तन किए और बदलाव होने चाहिए, लेकिन जो आदमी पैदा नहीं करता है, जो आदमी खेत में गड़ता नहीं है, जमीन में उसकी पैर धंसते नहीं है, जहां रात में कीचड़ में नहीं जाता, रात में पंप का पानी चलाते समय ठंडी में जब उसके पैर गल जाते हैं, वो दर्द किसने देखा है? बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां फार्मिंग करना चाहती हैं, जमीन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे नेता के तौर पर नहीं, मंत्री के तौर पर नहीं, मैं एक व्यक्ति के तौर पर पूछता हूं कि मैंने तो कम से कम अपनी उम्र में ये माहौल नहीं देखा था कि सिर्फ और सिर्फ मेरी 2 जरूरतें थी, मुझे आप खाना दीजिए और मुझे आप थोड़ी सी बाकी व्यवस्थाएं जो जरूरत की है वो घर में कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खाना। दिलीप जी, आपकी बात ठीक है, सवाल आपका काफ़ी बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। एक तो बैतूल की सब्जी का आपने जिक्र किया, मैं इसके लिए आपके माध्यम से राज्य शासन को और जिला प्रशासन को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में किसी भी प्रकार की, किसी भी खाने पीने की चीज़ पर आवाजाही की रोक नहीं है, तो जिला प्रशासन को इस बात की भी समीक्षा करना चाहिए कि उनके यहाँ किस चीज़ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन है और उसका विपणन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अगर विपणन नहीं हो पा रहा है तो विपणन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, किसानों के साथ मीटिंग करना चाहिए, वो अपनी फसल को बाज़ार में लेकर आएँ, दूसरे ज़िले में पहुंचाना है तो दूसरे ज़िले में पहुंचाएं। ये फैसिलिटेशन हम लोगों को सबको मिलकर करने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है अगर राज्य शासन के लोग मेरी बात से सहमत होंगे तो इस दिशा में वो आगे कदम उठाने के लिए प्रवृत्त होंगे। दूसरा, जहाँ तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है तो निश्चित रूप से एक बात सभी को समझ में आती है कि पूरा देश और पूरी दुनिया जिस प्रकार से आज कोरोना वायरस से पीड़ित है, वैसे ही क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति को लेकर भी चिंतित है। मौसम परिवर्तन दिनों दिन हो रहा है। मौसम परिवर्तन की जो स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए अनेक कदम
सरकारों को भी उठाने की ज़रूरत है और कृषकों को भी समझने की ज़रूरत है। आज खेती की दृष्टि से भी देखें और पीने के पानी के दृष्टि से भी देखें तो पानी का संकट दोनों दृष्टियों से हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो इस परिस्थिति में निश्चित रूप से आज यह आवश्यक है कि जब मौसम परिवर्तन का कालखंड शुरू हो गया है, वे मौसम बरसात से फसल नुकसान हो रही है, तो हमको फसलों के चक्र बदलने की आवश्यकता है, फसलों का डाइवर्सिफिकेशन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में किसान बंधुओं को भी आगे बढ़ना होगा। भारत सरकार भी इस दृष्टि से प्रयत्न कर रही है। ICR के माध्यम से हमने ऐसी परिस्थिति में अनेक प्रकार के बीजों का उत्पादन किया है जो इस परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हो सके और किसान के नुकसान को कम किया जा सके। लेकिन छोटा सा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बात कर रहे हैं हम कि किस तरह से राज्यों की चिंता है। तोमर साहब, आपकी बात पूरे देश के लोग इस वक्त जो आपको देख रहे हैं वो सुन रहे हैं। तो मैं ये मान लूं कि फूड ग्रेन्स इतनी बड़ी तादाद में है कि जो होर्डर्स हैं, जिन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया था कोरोना को देखते हुए, उनके लिए एक चेतावनी है। क्योंकि आप जो है ये मत सोचो कि लॉकडाउन हुआ है तो आवाजाही रुक जाएगी। किसानों ने अन्न इतना पैदा कर दिया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो ये जमाखोर हैं उनके लिए भी एक चेतावनी है कि इतना माल पड़ा है कि अगर आपने जमाखोरी की तो आप भी बिक जाएंगे, क्योंकि कौड़ियों के भाव जो है वो आपको बेचना पड़ेगा। सरकार 2 रुपए 1 रुपए किलो अनाज दे रही सबको। मैं समझता हूँ कालाबाजारी और जमाखोरी को तो कोई स्थान दिलीप भाई होना ही नहीं चाहिए। और इस मामले में जब भी परिस्थिति आती है तो राज्य सरकारों को गंभीरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ये तो समय ऐसा है भी नहीं, इस समय तो किसानों की फसल ठीक प्रकार से आ जाए और वेयर हाउस तक पहुँच जाए और जैसा अमरिंदर सिंह साहब ने कहा वो सुरक्षित रहे और जगह पर्याप्त मात्रा में उनको उपलब्ध हो सके। इस मामले में हम सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए और मैं रामविलास पासवान जी से भी इस दिशा में दोबारा से बातचीत करूंगा। तोमर साहब, आपकी एक और सहयोगी मंत्री हैं जो पंजाब से ही आती हैं, हरसिमरत कौर बादल। वो अक्सर आरोप लगाती हैं कि कितना पैसा दे दिया कैप्टन साहब को, उनको समझ में ही नहीं आता, हमने तो इतना दिया है। और कैप्टन कहते हैं इनको सीरियसली मत लीजिए। वो बयान भी हम आपको सुना देंगे। लेकिन उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट महकमा है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि सब्जियां खराब हो रही हैं, किसान जो है वो जानवर छोड़ दे रहा है या फसल को वैसे ही छोड़ दे रहा है, सब्जियों को खासतौर पे। तो इनके पास जो महकमा है वो ये कैसे एक तरह से जैसे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है उनके पास, और बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। आपकी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसानों की जो फसल है जो जल्दी खराब हो जाती है, सब्जियां हैं, फल हैं जिनको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, हम राज्यों में क्लस्टर वाइज ये उन्होंने बनाया था, एक सिस्टम बनाया था, टॉप्स नाम से दिया था, जहां टोमेटो होगा, ओनियन होगा, पोटैटो होगा और ऐसी चीजें जो होंगी, तो उनको क्लस्टर में डाल के आपकी सरकार ने शुरू किया है कि इन राज्यों में बड़ी क्षमता पैदा की जाए ताकि ये ज्यादा खराब ना हो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं सभी राज्यों के बिहाफ पे कि क्या आप रामविलास पासवान जी और हरसिमरत कौर बादल आपस में मिलकर, क्योंकि आपके पास किसानों की जिम्मेदारी है, आपके पास पंचायत राज की जिम्मेदारी है, उनके पास फूड एंड सिविल सप्लाई है, एक के पास फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है, और तीनों अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन नेता आपका एक है, आपके प्रधानमंत्री एक है, वो नरेंद्र मोदी। और मुझे लगता है उनकी बात सब सुनते हैं गंभीरता से। अपनी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखेंगे और हम भी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। तीनों लोग मिलकर ये आश्वस्त करेंगे, जो किसान देख रहे हैं, जो राज्य सरकारों के मुख्यमंत्री देख रहे हैं और जो राज्यों के जिम्मेदार मंत्री हैं, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे फूड एंड सिविल सप्लाई से जुड़ा हुआ मामला हो, वो आश्वस्त हो जाएं कि आपकी सरकार तमाम मतभेदों के बावजूद, चाहे वो कैप्टन के विरोधी अकाली दल वाले क्यों ना हो, चाहे रामविलास पासवान के विरोधी आरजेडी वाले क्यों ना हो, सब आश्वस्त रहें कि इस वक्त राजनीति नहीं करेंगे हम और आपकी पूरी चिंता करें। अभी तो कोरोना वायरस का संकट है और इस संकट के दौर में पूरा देश तमाम सारी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर इकट्ठा होकर हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार है। कोई किसी के सामने मतभेद की सीमा नहीं है।
लेकिन वैसे भी सामान्य परिस्थिति में मैं पिछले 5 वर्षों से केंद्र सरकार में हूँ। मुझे नहीं मालूम पहले क्या परिस्थिति रही होगी, लेकिन मैं गत 5 वर्षों से केंद्र सरकार में काम कर रहा हूँ और नए कार्यकाल का भी लगभग मई में 1 साल पूरा होने जा रहा है। मैंने अभी तक न तो किसी विषय को लेकर मतभेद देखा या मतभेद और मतभिन्नता के चलते किसी काम को प्रभावित होते देखा। प्रधानमंत्री जी खुद ही इतनी सख्त मॉनिटरिंग रखते हैं कि देश इसका सवाल जिसमें भिन्न भिन्न विभागों को मिलकर काम करना है, तो सब लोग मिलकर काम करें ही, उसकी योजना भी बनाते हैं, उस पर काम करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जहाँ तक हम 2-3 लोगों के विभाग को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, तो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ निश्चित रूप से हम लोग मिलकर काम करते हैं। इसलिए कोई मतभेद होगा ऐसा नहीं है। और कैप्टन साहब हमसे जुड़े हुए हैं, बाकी पूरे देश में लोग सुन रहे हैं, सभी मुख्यमंत्री इस बात को जानते होंगे। मेरे पास पिछले बार ग्रामीण विकास मंत्रालय था, इस बार ग्रामीण विकास पंचायत के साथ साथ कृषि मंत्रालय भी है। मेरे यहाँ किसी राज्य के किसी भी मंत्री को जो उनकी पात्रता के अनुसार राशि बनती है उसको मांगने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कभी किसी फाइनेंस के कारण, अन्य कारणों से थोड़ा 10-20 दिन लेट हो जाए, यह स्थिति जरूर कभी कभी हो सकती है, लेकिन कोई आए और मांग करे, दबाव दे, यह स्थिति सामान्य तौर पर मैं दोनों मंत्रालय में कभी भी नहीं आने देता हूँ। कुछ लोग शिष्टाचार भेंट के लिए आते हैं, उन सबसे मिलता भी हूँ, उनकी बात सुनता भी हूँ, लेकिन राज्य का जो हक है वो समय से राज्य को पहुँचे, यह सुनिश्चित करने का काम मैं अपने मंत्रालय में करता हूँ और हमेशा प्रधानमंत्री जी इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। जहाँ तक फूड प्रोसेसिंग का सवाल है, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि हमारे यहाँ एक कमी शुरू से रही कि हमेशा एकांगी विचार हुआ, किसी भी चीज़ का एकीकृत विचार नहीं हुआ। उसके कारण बहुत सारी समस्याएं आज चुनौतियों के रूप में हम सब लोगों के सामने हैं। क्यों आप सबको मालूम है, पहले से भी हमारे यहाँ बागवानी का काम तो होता रहा, कोई नया हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन बागवानी का काम यदा कदा होता रहा। कुछ किसान मौसम के अनुसार, कुछ किसान शौक में इस काम को करते रहे। अब सामान्य तौर पर आज जो फूड प्रोसेसिंग को जितना सफल होना चाहिए वो इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि रकबा कहीं है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहीं है, और रकबा एकीकृत नहीं है। अगर एक ही स्थान पर आम ही आम पैदा होगा, एक ही स्थान पर टमाटर ही टमाटर पैदा होगा, तो उस जगह प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जाएगी तो निश्चित रूप से वो कारगर हो पाएगी और किसानों को भी उसकी मदद होगी, किसानों की उत्पादन का दाम भी मिलेगा, और प्रोसेस करके अगर हम किसी चीज़ को देश में बेचेंगे या निर्यात करेंगे तो व्यापार को भी उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन काफ़ी समय से इस दिशा में काम चल रहा है और पिछले 5 वर्षों में मैं देखता रहता हूँ कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री इस क्षेत्र में बहुत तेज़ी के साथ काम कर रही है। हर जगह उन लोगों ने इस काम को आरंभ किया है, उसके परिणाम भी ठीक आ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे सामने 2 विषय हैं। एक तो क्लस्टर के रूप में फलों की, सब्जियों की, बाकी सबकी खेती हो और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वहाँ पहुँचे, तो एक तो क्लस्टर बने, यह ज़रूरी है, जिसकी मैपिंग हम लोगों ने देश भर में आरंभ कर दी है। और दूसरा प्रोसेसिंग वैरायटी, मतलब यह भी है कि कुल मिला के हमारे यहाँ आलू तो बहुत पैदा होता है। अब लोगों को लगता है कि आलू बहुत पैदा होता है और कई बार मालूम पड़ा कि वो 2 रुपये किलो भी नहीं बिक रहा, तो लोग सोचते हैं कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं है इसलिए ये नहीं हो पा रहा। लेकिन आलू का उत्पादन और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इन दोनों के बीच में एक चीज़ मिसिंग होती है
कि प्रोसेसिंग वैरायटी का उत्पादन हो, और इसलिए इसमें इंडस्ट्री, इसमें कंपनीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, कृषि मंत्रालय, ये सब मिलकर जब काम करते हैं तो निश्चित रूप से इस दिशा में काम बढ़ता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह तय करवाया कि हम 10,000 FPO पूरे देश में बनाएंगे। ये FPO बनेंगे तो निश्चित रूप से इसके माध्यम से इस काम को और अच्छा अंजाम दिया जा सकता है। आज मैं पीयूष गोयल जी, मैं बहुत सारे CII के जो व्यापारी गण थे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, तो विषय तो कुल मिला के हमारे उत्पाद का निर्यात कैसे अधिक से अधिक हो सके यह था। तो आज भी इस दिशा में काफ़ी बातचीत हुई है जी। और आगे प्रोसेसिंग वैरायटी इसका उपयोग हम करें और जिससे कि प्रोसेसिंग को बल मिल सके और सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, इसमें तो कोई संकट नहीं है। लेकिन जो सुधार करने की आवश्यकता है वो सुधार करने का काम कृषि मंत्रालय और बाकी मिनिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म पर आकर कर रहे हैं। तोमर साहब, आपने जैसे इशारा किया कि आगे आने वाले समय में ये तो कटाई हो गई, गहाई भी हो जाएगी, फसलें मंडी तक पहुंच भी जाएंगी, किसानों को उनका वाजिब हक जो मिलना है वो मिल जाएगा। और आपने कहा कि 58,000 करोड़ रुपए का मुआवजा किसानों को मिला है फसल बीमा से और 13,000 करोड़ का प्रीमियम उन्होंने दिया था। तो अच्छी बात है, अच्छे संकेत हैं उन किसान भाइयों के लिए जिन्होंने फसल का बीमा कराया था, और जरूर कराइएगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आप बना देंगे। आप चिंता भी कर रहे हैं, आप जैसे आपके टॉप्स की स्कीम है कि जहां टमाटर पैदा होता है, जहां अनियन पैदा होता है, प्याज पैदा होता है, यानी या और भी चीजें हैं कि जो आप पोटैटो पैदा करते हैं, तो वहां क्लस्टर आप बना रहे हैं। लेकिन तोमर साहब, सवाल यह है कि उस किसान को जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अब बनाने की बात आ रही है, लेकिन उस किसान को दीमक की तरह खाते हैं पहले आपके नीचे के लेवल पर काम करने वाले पटवारी या उससे जुड़े हुए जो भी कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं वो, उसके बाद साहूकार खाते हैं, इसके बाद ये इंश्योरेंस वाले घुस गए, उसके बाद वो बैंकों से जब लोन लेने जाता है तो वो पहले उसको खाते थे। ट्रैक्टर का लोन लेना है, थ्रेशर का लोन लेना है, कंबाइन का लोन लेना है, हार्वेस्टर का लोन लेना है, तो रिश्वत दीजिए और उस पर उसके ब्याज की हालत खराब हो जाती है। मैं एक पूरा सिस्टम की बात कर रहा हूं, ये आपका दोष नहीं है, ये व्यवस्था का दोष है, ये हम सब का दोष है। पत्रकारों ने इस सवाल को कभी तवज्जो नहीं दी और मैं आपको इसलिए इतना वक्त ले रहा हूं आपका कि पूरा हिंदुस्तान ये जान जाए कि किसान सबसे अहम है। अगर किसान नहीं होता तो आप कोरोना से नहीं मरते, आप भूख से मरते, घर के अंदर बंद हो जाते। आपके पास अरबों की दौलत है लेकिन अन्न नहीं होगा तो आप घर के अंदर बिना खाए मर जाएंगे। ये संकेत करुण ने दिए, इसलिए अभी भी आप जाग जाइए। आपका सबसे पहला हीरो होगा किसान। हम एक मुहिम चला रहे हैं तोमर साहब, सोच बदलो, देश बदलो और अपना हीरो भी बदल लो। हीरो वो नहीं जो फिल्मों में आता है, हीरो वो नहीं जो क्रिकेट खेलता है, हीरो वो नहीं है जो बड़ी बड़ी इमारतों से कूद जाता है, गाड़ियों से छलांग लगा देता है और एक साथ 20-20 लोगों को मारता है। हीरो है हमारा किसान, हीरो है हमारा मजदूर, और हीरो है वो पुलिस वाला, हीरो है वो साइकिल वाला, रिक्शे वाला, हीरो है वो ठेली वाला, हीरो है वो कचरा उठाने वाला, हीरो वो है डॉक्टर है जिसने अपना परिवार छोड़ दिया और शहीदों की तरह कुर्बान हो गया इस देश पर। ये नए तरह के शहीद पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपके ऊपर, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, मैं नवरत्न नहीं कहूंगा, नवरत्न एक ऐसी बात हो जाएगी कि आप बड़े खास हैं, आप बड़े करीबी हैं, आप काबिल हैं, इसलिए इतना अहम मंत्रालय आपके पास है कि किसान भी और पंचायती राज भी, यानी पंचायतों के जरिए गांव का, गरीब का विकास करना है। बहुत बड़ा फंड आपके पास है। मैं आपसे पूछता हूं और मैं पूरी शिद्दत के साथ ये कह रहा हूं कि जितना वक्त आपको चाहिए, हमको कोई विज्ञापन नहीं चाहिए। किसानों के लिए हम विज्ञापन फ्री में चलाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं इन किसानों का भला करने के लिए। आप हम जैसे मीडिया हाउसेस का या आपके और भी साथी हैं, देश भर में तमाम मीडिया हाउसेस हैं, तमाम अखबार हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है या सोशल मीडिया है, उनके साथ से आज आप किसान को नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, इस देश की सरकार की तरफ से और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को क्या आश्वस्त करेंगे कि चिंता मत करिए, देश का किसान सबसे पहले है, बाकी सब कुछ बाद में। दिलीप भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही
मैं थोड़ा विस्तार से अपनी बात कहना चाहता हूं। पूरा समय है, आज हम आपके साथ हैं। आज हमारे लिए इतवार नहीं है तोमर साहब, आज इतवार नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपको बताना चाहता हूं कि आज इतवार का दिन नहीं है। जी। आज एक नई शुरुआत है और मैं रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे 1 घंटा इन 4 चैनलों में 15 राज्यों में दिखाने के लिए तैयार हूं। रोज रात को 1 घंटा, जब किसान घर से खेत से आता है थक कर सो जाते की तैयारी करता है, उस वक्त मैं दिखाऊंगा कि आप देखिए आपके लिए केंद्र की सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार क्या कर रही है। रोज 1 घंटा कुर्बान। जी बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि अब वक्त को देखते हुए हमको अपना हीरो बदल लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बात आपकी बहुत महत्व रखती है। हमारा देश की 3 प्रधानताएं, हम चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि हमारा देश कृषि प्रधान है, हमारा देश गांव प्रधान है और हमारा देश धर्म प्रधान है। कृषि को अगर प्रधानता के रूप में आरंभ में ही स्वीकार कर लिया होता तो मैं समझता हूँ कि कृषि के सामने, किसान के सामने और देश की अर्थव्यवस्था के सामने जिन चुनौतियों का सामना आज हम 70 साल बाद कर रहे हैं, शायद हमको नहीं करना पड़ता और हम इकोनॉमिकली भी बहुत साउंड होते, हमारा किसान भी अच्छी हालत में होता। हमने गांव प्रधान देश तो कहा, लेकिन गांव का विकास अंतिम पायदान पर ही रखा। आज हम देखते हैं कि किसी भी महानगर और गांव में 70 साल बाद भी कितना अंतर दिखाई देता है। मुझे प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के लाखों लाख गाँव को डामरीकृत सड़क से जोड़ने का जो संकल्प किया और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं बनाई, उसके कारण गांव का आवागमन सुगम हो गया। आप भी गांव के रहने वाले हैं। एक ज़माना था जब गांव में लोग शादियों में जाते थे तो सुबह जाकर शाम को आना संभव नहीं होता था। गांव के रास्ते ऐसे होते थे कि 1 हफ्ता जाने और आने में लगता था, तब आदि नाती रिश्तेदारी से होकर आता था। लेकिन आज उस इनिशिएटिव के कारण गांव में कई चीज़ें पहुंची हैं। उसके कारण किसान को भी अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिलना प्रारंभ हुआ है। जहाँ तक धर्म की प्रधानता का सवाल है तो वो हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई धर्म की बात मैं इससे नहीं कर रहा हूँ। धर्म का अर्थ हमारे यहाँ कर्तव्य पालन से भी है। अगर देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, अपने दायित्व के प्रति जो हमारा धर्म है, अगर इसको निर्वहन करने की प्रेरणा आरंभ से ही रही होती तो शायद मुझे लगता है जो मुश्किलात का सामना हम कर रहे हैं, जितने बीच में दलाल पड़े हुए हैं, शायद आज इस स्थिति को देखने के लिए हम लोगों को मौका नहीं मिलता। लेकिन जो बीत गया कल, उसे तो जाने दीजिए, याद करने से कुछ होगा नहीं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रकार की परिस्थितियों से निकलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इकट्ठा करने की कोशिश की, देश में एक अलग प्रकार की स्पिरिट पैदा करने की कोशिश की। यह मेक इन इंडिया के साथ भी किया, यह स्किल इंडिया के साथ भी किया, यह स्टैंड अप इंडिया के साथ भी किया, यह स्टार्टअप इंडिया के साथ भी किया और स्वच्छ भारत जैसे अभियान के अंतर्गत इस देश को एक सूत्र में बांधा। आज पूरा देश ODF हो गया है। जो बीमारियां खुले में शौच के कारण हमारे देश में होती थी, आज हम उससे मुक्त हो गए। भ्रष्टाचार और बिचौलिए, एक समय था हमारे देश के ही एक प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो गांव जाते जाते 15 रुपये रह जाते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करके बताया, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खातों की बात की थी तो लोगों ने कहा था कि अकाउंट खोलने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। लेकिन मुझे प्रसन्नता है
कि मोदी जी का संकल्प काम आया। 32 करोड़ से अधिक लोग बैंकिंग के संपर्क में आए और जो गरीब लोगों का जनधन खाता खुला, उन गरीब लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा अपना जमा किया, वो भी 87,000 करोड़ था। ये हिंदुस्तान के गरीब आदमी की ताकत का प्रकटीकरण है। और जनधन अकाउंट खुलने के बाद, आधार के क्रम को पूरा करने के बाद आज हम 6 करोड़ अदल बदल के जो मनरेगा में वर्कर आते हैं, उन वर्कर का 99% पेमेंट हम उनके अकाउंट में कर रहे हैं। 8 करोड़ से अधिक पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो किसान भाई हैं, उनको हम अकाउंट में पेमेंट कर रहे हैं। आज नेफेड खरीद करे, एफसीआई खरीद करे, कोई बिचौलिया कहीं भी आए, लेकिन पैसा उसके किसान के खाते में ही जाता है। तमाम सारी ऐसी बाधाओं को हटाने का प्रयत्न विगत 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। इससे अमानत में खयानत भी बची है, काला बाजारी पर भी रोक लगी है, दलालों पर भी रोक लगी है, और जो 100 रुपया केंद्र से जाता है वो सीधा का सीधा गरीब आदमी के खाते में पहुंचता है। आज 20 करोड़ 40 लाख महिलाओं को अगर 500 रुपये की किस्त पहुंच गई और जिसमें से उन्हें 1000 करोड़ रुपया आहरण कर लिया, इस बीच में कोई भी दलाल मौजूद नहीं था। मैं समझता हूं कि भारत तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम सब भारतवासियों को इस समय संकल्प करने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस का संकट हो या और हमारे सामने विद्यमान संकट हो, हम सब एक होकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और सारे संकटों पर विजय प्राप्त करेंगे। भारत आगे बढ़ेगा, मजबूत होगा और हम दुनिया में शीर्ष नेतृत्व की स्थिति में आएंगे। ऐसा मैं इस अवसर पर सभी लोगों को कहना चाहता हूं। जहां तक मेरे मंत्रालय का सवाल है, उस मामले में देश की सभी सरकारों को और सभी नागरिकों को जो मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आधी रात को भी ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा मंत्रालय उनके लिए खुला हुआ है। उनके पात्रता के जो हक हैं, उनके लिए उनको फ़ोन करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपना दायित्व समझते हुए उनके सारे कामों को हम लोग अंजाम देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज़ी से बढ़ें, यह सुनिश्चित करने में अपना योगदान पूरा देने का मेरा संकल्प है। यही आश्वासन मैं आप सबके माध्यम से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और बाकी संबंधित लोगों को देना चाहता हूँ। तोमर साहब, ये सवाल और है कि आगे अभी चलिए ये सब व्यवस्था हो जाएगी, कटाई के बाद अगली जो है वो जुताई का समय होगा, बुवाई का समय होगा, खाद और बीज की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। आपने आश्वस्त किया, लेकिन लॉकडाउन भले खुल जाए, रिस्ट्रिक्टेड जो मूवमेंट होगा, लेकिन जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, जो दुनिया भर की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कह रही हैं कि इतनी आसानी से कोरोना का संकट खत्म नहीं होगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसकी गंभीरता का पता चले। हालांकि अच्छी बात है कि देश की सरकार ने सही समय पर सही कदम उठाए तो आज हिंदुस्तान इस महामारी के भीषण शक्ल लेने से बचा हुआ है। आप किसानों को आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि बीज की चिंता मत करना, किसान को खाद पर्याप्त मिलेगी, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है आपका। ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें हैं दिलीप भाई, उनकी बुआई अभी तक 12% अधिक हुई है जी। 16 अप्रैल को मैंने खरीफ सम्मेलन आयोजित किया था। यह हमेशा दिल्ली में आयोजन इसका होता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन की स्थिति के कारण लोग यहाँ उपस्थित नहीं हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी राज्य इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े थे। हमने राज्यों की सारी जो ज़रूरत है उसको उन लोगों से बातचीत किया है और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को यह बताना चाहता हूँ कि खरीफ की फसल की दृष्टि से जो आपकी आवश्यकता है, चाहे वो पेस्टिसाइड की हो, चाहे वो सीड की हो, चाहे फर्टिलाइज़र की हो, उस आवश्यकता की प्रतिपूर्ति करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी अभाव देश में न फर्टिलाइज़र का है, न सीड्स का है,
ना पेस्टिसाइड का है। आप पूरी ताकत से अपनी खेती में लग जाइए और खरीफ के लक्ष्यों को प्राप्त करिए। चलिए, इतनी लंबी चर्चा थी और नरेंद्र सिंह तोमर ने जिस तरह से किसानों के लिए जो बात की है वो आप सुन लीजिए, संकेत दीजिए कि हमारा काम है तमाम सवालों का जवाब लेना। लेकिन जिस सहजता के साथ नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बताया कि किसानों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार में ना तो पार्टी है, ना कोई मतभेद है और ना किसी तरह के संकट की बात है, आप आश्वस्त रहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या देश के तमाम राज्यों की सरकारें हैं वो आपके साथ हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको एक वायदा करके जा रहे हैं कि हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उन्होंने हमसे कहा है कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी आज के संकट के दौर में। हमने जब विचार किया एक व्यक्ति के तौर पर, एक कंज्यूमर के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, तो मेरे घर में मेरी जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ अन्न, सब्जी नहीं, फल नहीं, बाकी चीजें बिल्कुल नहीं, सिर्फ और सिर्फ दाल, चावल और बाकी सामान जो किसान पैदा करता है। और हमको समझ में आया कि असली नायक है तो वो किसान है। इसलिए हम कह रहे हैं, देश बदलो, सोच बदलो और अपने हीरो बदल लो। तोमर साहब, आखिरी टिप्पणी आपके मंत्रालय से जुड़े हीरो के लिए, किसान के लिए आपका संदेश क्या है? पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान बंधुओं को कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में मौसम परिवर्तन का संकट हम सब लोगों के सामने है। मौसम परिवर्तन के इस संकट से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ICAR ने अनेक प्रकार के बीजों की किस्मों का निर्माण किया है। वो कृषि विज्ञान केंद्रों के संपर्क में आएं, इन सब किस्मों का अध्ययन करें और बदलते हुए मौसम की परिस्थिति में कौन सा बीज सस्टेन कर पाएगा, उस पर हम लोग काम करेंगे तो अच्छा होगा। फसलों का डाइवर्सिफिकेशन भी करना समय की आवश्यकता है। जिन फसलों में बड़ी मात्रा में पानी लगता है उन फसलों पर तो पहले ही हमें वैकल्पिक खोज करना चाहिए, क्योंकि आने वाले कल में पीने के पानी का भी संकट खड़ा होने वाला है। आप सबकी मांग पर प्रधानमंत्री फसल बीमा को हमने स्वैच्छिक बनाया है, लेकिन मैं इसके साथ आप सबको आग्रह करना चाहता हूं, भगवान न करे कभी फसल बीमा का लाभ आपको मिलने की स्थिति आए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि किसान के परिश्रम पर कभी भी प्रभु नाराज ना हो, कभी प्राकृतिक आपदा ना आए, कभी प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ लेने की स्थिति ना आए। लेकिन कभी दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति आए तो उससे निपटने के लिए हम सब लोगों के पास प्रधानमंत्री फसल बीमा का एक अस्त्र है। उसमें आपको 1.5 और 2% खरीफ और रबी की फसल पर मात्र प्रीमियम देना है, लेकिन कभी मुसीबत आएगी तो यह फसल बीमा एक बड़े सुरक्षा कवच के रूप में आपके काम आएगा। और दूसरा, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि सॉयल हेल्थ कार्ड, इसको मिशन मोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। देश में 11-12 करोड़ किसानों को यह कार्ड वितरित भी किए गए, लेकिन एक बार वो कार्ड आपको मिल गया है उससे काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से हमको घर में बुखार आता है और हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट करने के बाद बोलता है कि आपको मलेरिया है, तो क्लोरोक्विन की 2 खुराक खाते हैं और हम स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार का महत्व सॉयल हेल्थ कार्ड का है। अगर हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य हमें ध्यान में रहेगा, उसकी एडवाइजरी को हम मानेंगे, तो हम अपना उत्पादन भी बढ़ा सकेंगे और हम अपने खेत की उत्पादकता भी बढ़ा सकेंगे, यूरिया को कम कर सकेंगे, पानी की खपत कम करेंगे तो लागत में भी कमी आएगी। और दूसरा, मैं आप सबको आग्रह करना चाहता हूँ इस मौके पर कि जब कोरोना वायरस संकट चल रहा है, इसमें आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करिए। आने वाले कल में इस कोरोना को ट्रैक करने के लिए सबसे अच्छा साधन है। जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया हो वो आज ही डाउनलोड करें और उसका जो फॉर्म है उसको भरें और उसको रोज़ चेक करें। अगर कोई भी अगल बगल से ऐसा व्यक्ति आपके निकलेगा जो इस कोरोना वायरस से संक्रमित होगा तो आपको उस ऐप से मालूम पड़ जाएगा
तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हैं और अपना इलाज भी करा सकते हैं। इसलिए आरोग्य सेतु ऐप को भी हम लोग उपयोग करें, ऐसा आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तोमर साहब, हमने कहा सोच बदलो, देश बदलो, अपना हीरो बदल लो, और मैंने व्यक्तिगत तौर पर अपना हीरो बदल लिया है, क्योंकि मेरे हीरो मेरे परिवार के लोग थे जो किसान हैं, और मैं उनको हीरो इसलिए मानता हूं कि उन्होंने हमको पढ़ा लिखा के यहाँ तक भेज दिया, वही किसानी करके। आपने अपना हीरो चुना क्या तोमर साहब? मेरा तो हीरो किसान है ही, क्योंकि किसान और नरेंद्र जब मोदी, मेहनत करेगा, किसान उत्पादन करेगा, तो ही मेरा परफॉर्मेंस है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी देश के हीरो हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। मोदी जी देश के हीरो हैं जी। तोमर साहब, बहुत शुक्रिया। शामिल हैं। हमने आपका लंबा समय इसलिए लिया ताकि हिंदुस्तान के किसान को हम वक्त देना चाहते थे, और कृषि मंत्री को वक्त देना चाहते थे। उनका वक्त हमने इसलिए लिया कि आपको सुनकर लोग आश्वस्त होंगे कि आप नरेंद्र मोदी के बिहाफ पर, उनकी कैबिनेट के बिहाफ पर, या उनके एजेंडे के हिसाब से आप देश के सामने बात रख रहे हैं। तमाम कृषि मंत्री सुन रहे होंगे, तमाम नेता भी सुन रहे होंगे, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जी मीडिया में हम, चाहे वो हमारा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हरियाणा हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, यूपी उत्तराखंड का हिस्सा हो, या हमारे तमाम चैनलों को देखने वाले, जी मीडिया के चैनल्स को देखने वाले दर्शक हो, उनके जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो है ज्यादा से ज्यादा वक्त किसानों को समर्पित है, गरीबों को समर्पित है, भूखे लोगों को समर्पित है, और उन लोगों को समर्पित है जिनकी नौकरियां इस संकट में गई हैं। बहुत शुक्रिया तोमर साहब, आज तक मैंने इतनी लंबी बातचीत आपसे नहीं की थी, और ये मेरे लिए जरूरी भी है, मजबूरी भी है, और आपके लिए भी ये वक्त है कि आप देश को इतना वक्त दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका जी मीडिया से बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात पूरे हिंदुस्तान तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तोमर साहब। तो आपने सुना, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री और पंचायत मंत्री, पंचायत विभाग का जिम्मेदार उनके पास है, पंचायती राज मिनिस्टर हैं। उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से सरकार आपके लिए तैयार है। परेशान बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ स्थिति कंट्रोल में है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।